नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज करेंगे हम बात बिहार एसआई की। बिहार एसआई जो बिहार दरोगा है उसके सेट जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, उसका 26 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका करेंगे सेट का पूरा डिस्कशन, है ना। पूरा डिस्कशन रहेगा तो आप सुनिए, इंजॉय करिए, मजा लीजिए और कुछ सीखिए, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। 21 का नोबेल प्राइज के बारे में पूछा है, ठीक ना। तो अभी तो 2025 आ गया है, ठीक ना। तो 21 में तो मिला था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला था साहित्य का नोबेल प्राइज 21 में, ठीक ना। तो वो तो हो ही गया, लेकिन अब बात करेंगे हम कि अब किसको मिला है, क्योंकि अब एग्जाम जो होगा वो तो वाला पूछेगा नहीं 21 वाला, वो तो अभी वाला पूछेगा अगर वो पूछना है तो, ठीक ना। तो 2024 में मिला है, ठीक ना। 2024 में साहित्य में जो पुरस्कार मिला है वो मिला है आपको हान कांग को। आप रखेंगे हान कांग को, ठीक ना। ऐसे नोबेल प्राइज विनर जितने भी थे उसका एक अलग से वीडियो बना दिया, उसका जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो 24 में साहित्य मिला है किसको, हान कांग को। ये है दक्षिण कोरिया के साहित्यकार है, ठीक है, इसको मिला है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके कुछ बुक्स का कि कौन कौन सा बुक लिखा है, ये स्पेशली कविता लिखती थी, है ना। तो इसका कौन कौन सा बुक है, ठीक ना। तो उसके लिए देखिए ये लिखा, ये इसका देखो बुक है द वेजिटेरियन, ठीक है, द वेजिटेरियन इसके बुक का एक नाम है, ठीक ना। एक इसका बुक है द व्हाइट बुक भी इसी का बुक है। एक और है द व्हाइट बुक हो गया। एक और होता है ह्यूमन एक्ट, है ना, द ह्यूमन एक्ट, ठीक है, इसी का बुक है। एक और है ग्रीन लेसन्स भी इसी का बुक है। तो कम से कम ये 4 बुक आप याद रखेंगे, ठीक ना। हो सकता है कि ये पूछ दे कि द ह्यूमन एक्ट किसका राइट, उसके लेखक कौन है, तो याद रखेंगे हान कांग के, है ना। और इसी सब के लिए इसको मिला है साहित्य का नोबेल प्राइज। याद रखेंगे द वेजिटेरियन के लिए इसको मान बुकर प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है, वेजिटेरियन के लिए। तो ये सवाल रखेंगे आप यहाँ से। और अगर बात आ गया है नोबेल प्राइज के, है ना, नोबेल प्राइज के, तो नोबेल प्राइज थोड़ा सा चर्चा और करेंगे। देखिए 2024 में साहित्य में तो मिल गया है किसको, हान कांग को, ठीक ना। यही अगर पूछ देगा कि शांति में किसको मिला है, ठीक है, शांति के क्षेत्र में किसको मिला है, तो शांति के क्षेत्र में मिला है निहोन हिंदानक्यो एक संस्था है, उसको मिला है, ठीक ना। साहित्य के क्षेत्र में इसको मिलेगा, तो साहित्य तो हो गया, है ना। अगर पूछे शांति के क्षेत्र में तो ये किसको मिला है, निहोन हिंदानक्यो को मिला है। ये एक संस्था है जापान के, आप रखेंगे जापान की ये संस्था है, ठीक है, इसको मिला है शांति का पुरस्कार। और ये क्यों मिला था, तो ये इसलिए इसको मिला है कि जापान में जो परमाणु अटैक हुआ था अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उसमें कुछ जो लोग जो बच गया था ना, तो उसके सर्व करने के लिए जो है ये संस्था बनाया था, उसी के लिए इसको दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इस बार अगर हम बात कर लेते हैं चिकित्सा के 2024 का ही चिकित्सा का, है ना, तो आप रखेंगे चिकित्सा में मिला है एम्ब्रोस और रूबकुन, ठीक ना। तो चिकित्सा में 2 आदमी को मिला है, एम्ब्रोस और रूबकुन को, है ना। और दोनों है अमेरिका के आदमी, तो ये याद रखना है कि कहाँ के आदमी था, अमेरिका के है एम्ब्रोस और रूबकुन, ये दोनों को मिला है, ठीक ना। अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, और एम्ब्रोस रूबकुन हो गया। अच्छा, ये किसके मिला था, ये मिला था इसको माइक्रो आरएनए के लिए, है ना, माइक्रो आरएनए का खोज किया था, इसीलिए इसको मिला था चिकित्सा नोबेल पुरस्कार। ये होगा चिकित्सा। एक बार बात कर लेते हैं भौतिकी का। भौतिकी में किसको मिला है,
तो भौतिकी में मिला है हॉपफील्ड, भौतिकी में मिला है किसको, हॉपफील्ड एंड हिंटन, ये दोनों को मिला है। भौतिकी में 2 आदमी को मिला है, भौतिकी में हॉपफील्ड और हिंटन को मिला है। ठीक है, हॉपफील्ड जो है ये अमेरिका का है और हिंटन जो है कनाडा का है। तो ये सब याद रखेंगे कहाँ कहाँ के हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछ जाता है ना कि किस कनाडाई व्यक्ति को 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिल गया है, तो कनाडाई व्यक्ति पूछेगा तो इसको नहीं करिएगा, हॉपफील्ड नहीं करिएगा, आपको करना है हिंटन के बारे में। ठीक है, तो दोनों रखना है, हॉपफील्ड अमेरिका के और हिंटन कनाडा के। ठीक है, अच्छा ये किस लिए मिला था, ये किस लिए मिला था ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ये मिला था मशीन लर्निंग के लिए। याद रखेंगे, मशीन लर्निंग के लिए मिला था इसको नोबेल प्राइज भौतिकी का। मशीन लर्निंग के लिए मतलब कि ऐसा मशीन तैयार करना, ऐसा मशीन बनाना जो इंसान की तरह सोच समझ सके, इंसान की तरह विचार कर सके, इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। ये इसके लिए मिला था। ठीक है, ये हो गया भौतिकी। एक और कर लेते हैं, रसायन के क्षेत्र में किसको मिला था, है ना। याद रखेंगे रसायन के क्षेत्र में बेकर, जम्पर और हिसाबिस। ठीक ना, रसायन में हो गया कौन, बेकर, जम्पर और हिसाबिस, अलग अलग है सब नाम, बेकर, जम्पर और हिसाबिस। ठीक है, इस तीनों को मिला था, इस तीनों को मिला था रसायन का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये किस लिए मिला था, ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इसको मिला था रसायन का नोबेल पुरस्कार। ठीक ना, चलिए प्रोटीन डिजाइन किया था ये, और प्रोटीन ये फीचर में प्रोटीन का क्या यूज है, क्या महत्व है, इसके बारे में मिला था हिसाबिस को। ये दोनों है यूके का, ये है अमेरिका का, याद रखेंगे। सॉरी, ये है अमेरिका का यूएसए और ये हिसाबिस है यूके का, है ना। ये हो गया, कौन कौन हो गया, 4 हो गया। और कौन बचा, और कोई बच रहा है, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, रसायन, साहित्य हो गया। अच्छा ये बच रहा है अर्थशास्त्र, इसको भी कर लेते हैं। ठीक ना, अर्थशास्त्र में किसको मिला है, अर्थशास्त्र, है ना। याद रखेंगे जॉनसन, रॉबिन्सन और हिसाबिस, ये तीनों को मिला है, जॉनसन को, रॉबिन्सन को और हिसाबिस को। याद रखेंगे, रॉबिन्सन है यूके के और बाकी दोनों है अमेरिका के, यूएसए के। ठीक है, जॉनसन और हिसाबिस हो गया अमेरिका के, रॉबिन्सन हो गया कहाँ के, ब्रिटेन के, यूके के। तो अर्थशास्त्र में इसको मिला है। ये किस लिए मिला था इसको अर्थशास्त्र में पुरस्कार, तो इसको मिला था कि अलग अलग देशों में जो विकासशील की परिभाषा है, अंतर है ना, उसके बारे में मैंने बताया था, इसलिए इसको मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो इस तरह से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार ये सब आपके हो गए। ठीक है, 2024 में जितना भी था। चलिए अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन कौन से भारतीय आदमी थे, इंडिया या बोलता है कि इंडिया या इंडियन मूल के, जिसको अभी तक मिल चुका है नोबेल प्राइज। तो आइए जल्दी से कर लेते हैं, इंडिया और इंडियन का नोबेल प्राइज को किसको किसको मिला है, या तो इंडियन रहेगा, भारतीय रहेगा, भारतीय मूल के रहेगा। जल्दी से कर लेते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए आपको याद कैसे करना है, मैं देखो बता देता तो कोई भी देगा, आपको याद करना है। ठीक ना, आपको मूल रूप से याद करना है। देखिए पहले तो आपको क्या करना है, कोई लिख देना है। 1930 में शुरू हुआ था, सबको पता है। अच्छा, नोबेल प्राइज जो शुरू हुआ था 1901 में, है ना। अल्फ्रेड नोबेल का डेथ हुआ था 1901 में, उसी के उपलक्ष्य में, सम्मान में स्वीडन सरकार जो है शुरू किया था नोबेल प्राइज देने के लिए। ठीक है, आधा की जगह अल्फ्रेड नोबेल ही है। डायनामाइट की खोज किए थे 1867 ईस्वी में, डायनामाइट की खोज किए थे, केमिकल इंजीनियर थे। ठीक है, आज बात करते हैं 1930 में पहली बार मिला था किसको। अच्छा आप पहले लिख लेते हैं, पहली बार मतलब मिला था टैगोर को। 1930 ईस्वी में पहले भारतीय मिला था किसको, टैगोर को, गीतांजलि, या आप बहुत सारे उपन्यास लिखे थे उसके लिए। 1913 में, फिर लिखेंगे 30, फिर लिखेंगे 68, है ना, फिर लिखेंगे 79, फिर लिखेंगे 83, फिर लिखेंगे 98, और फिर आ जाते हैं 2001 ईस्वी में, फिर आ जाते हैं 2009 ईस्वी में, फिर आ जाते हैं 2014 ईस्वी में, और फिर आ जाते हैं 2019 ईस्वी में। इतने लोगों को मिला है। ठीक है, तो पहले इसको ये लिख लेना है और नाम याद रखना है कि देखो कैसे कैसे। 13 मिला है टैगोर को, 30 में मिला है सीवी रमन को, 68 में मिला है किसको, हरगोविंद खुराना साहब को, है ना, जीन संश्लेषण के लिए। और यहाँ पे 79 में मिला था मदर टेरेसा को मिला था 79 में नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में। और 83 मिला था चंद्रशेखर सीमा के लिए। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला था 83 में, चंद्रशेखर के लिए। 98 मिला था, आपको पता है, सबको पता है, इकोनॉमिक्स में मिला था अमर्त्य सेन को 98 में। ठीक है, 2001 में मिला था BS नायपाल को साहित्य के लिए। 2009 में मिला था किसको, एम रामकृष्णन को मिला था
केमिकल के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में 2009 में, 2014 में मिला था किसको, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में, और 2019 में मिला था किसको, सत्यजीत बनर्जी को। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे अच्छे से। चलिए इस बात रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, बहुत क्वेश्चन हो गया एक नंबर से, और क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी। बहुत फेमस क्वेश्चन था ये, है ना। अफीम युद्ध जो हुआ था वो था दो देशों के बीच, एक चीन था उसमें और एक था ब्रिटेन, है ना। और ये बात कब की है, 1800 लगभग 1800 मध्य के बाद, मतलब 1839 से 42 तक चला था प्रथम अफीम युद्ध, और 1856 से 60 तक चला था द्वितीय अफीम युद्ध। तो अफीम युद्ध दो हुआ था, एक 1839 से 42 और 1856 से 60। तो प्रथम अफीम युद्ध जो खत्म हुआ है, मतलब संधि कर लिया गया था, वो किया गया है आपको नानकिंग संधि के तहत। नानकिंग संधि, नानकिंग पड़ता है एक शहर था चीन में, है ना। वही मारते मारते घुस गया था ब्रिटेन सैनिक, तो वहाँ से बत्ती हो गया था, ये खत्म हुआ ना। तो प्रथम अफीम युद्ध किसके तहत समाप्त हुआ, नानकिंग संधि के तहत। और द्वितीय संधि जो समाप्त हुआ है वो समाप्त हुआ है तियानजिंग संधि के तहत, ठीक है ना, तियानजिंग संधि के तहत। इसमें ब्रिटेन के साथ फ्रांस भी आ गया था, तो चीन तो हारना ही था। अच्छा, ये क्यों हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डाले हम कि अफीम युद्ध क्यों हुआ था। तो चीन के जो पहले राजा था, ठीक ना, इससे पहले राजा रह चुका था, वो जो है अपने देश में अफीम को बैन किया हुआ था, बंद किया हुआ था। जैसे बिहार में अभी दारू बैन है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे चूंकि अधिक मुनाफा हो रहा था, तो ब्रिटिश सरकार जो है वहाँ पे जबरदस्ती जो है उसके राजा का मतलब चोरी चोरी बेचता था, और उसी करते करते जो है ये युद्ध आगे बढ़ गया था। तो आप देखें, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई। अरुणोदय योजना शुरू किया गया था असम राज्य के द्वारा, ठीक है। अरुणोदय योजना असम द्वारा शुरू किया गया था। तो आजकल बहुत सारा राज्य स्टेट अपना अपना राज्य के लिए योजनाएं शुरू करते रहता है, तो वो सब थोड़ा सा आप करंट अफेयर में देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। एशियाई खेल में बैडमिंटन को शामिल किया गया था कब। तो याद रखेंगे, बैडमिंटन को शामिल किया गया था 1962 ईस्वी में। एशियाई खेल में बैडमिंटन को शामिल कब किया था, 1962 ईस्वी में। यहीं से कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं कि 1982 ईस्वी में, है ना, पहली बार बैडमिंटन के लिए फेडरेशन मतलब संस्था बना था, ठीक है। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन नाम का संस्था बना था कब, 1982 में। और 2006 ईस्वी में इसका नाम बदल कर दिया गया वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है। तो 6 में इसका नाम फिर से चेंज हो गया था। तो ये सब आप रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बैडमिंटन से, तो बैडमिंटन जो है ना कहाँ के राष्ट्रीय खेल है, तो ये है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा क्या, बैडमिंटन। इसके अलावा बात करते हैं हम बैडमिंटन के बारे में, तो बैडमिंटन संबंधित कुछ खिलाड़ी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। याद रखिएगा, भारत में बैडमिंटन का जो जनक माना जाता है ना, भारत में बैडमिंटन का जनक माना जाता है किसको, प्रकाश पादुकोण को। प्रकाश पादुकोण को भारत में बैडमिंटन का जनक माना जाता है, क्योंकि वही मतलब कि शुरू में उतना फेमस किए थे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो प्रकाश पादुकोण के बाद एक और किदाम्बी में श्रीकांत रख सकते हैं। किदाम्बी में श्रीकांत हो गए, है ना, पुलेला गोपीचंद हो गए, है ना, साइना नेहवाल हो गई, पीवी सिंधु हो गई, और होता है आपको परुवल्ली हो गई, ठीक है। और सात्विक राज रणकी रेड्डी हो गया, चिराग शेट्टी हो गया, ठीक है, प्रणय हो गया। तो ये सब आप याद रखेंगे, ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया फेमस खिलाड़ी है बैडमिंटन से संबंधित, ठीक ना। अच्छा, अगर बात करते हैं बैडमिंटन, तो बैडमिंटन जो है ना उसमें देखो आप घर देहात में खेलते रहते हैं, तो होते हैं ये यहाँ पे वो जगह रहता है, वहाँ पे कॉक रहता है बना पंख का, नहीं चिड़िया के पंख का, इस तरह से, ठीक है। इसी को मारते हैं यहाँ से, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शटल, इसको बोलते हैं क्या, शटल, ठीक है। तो जो बैडमिंटन का खिलाड़ी होता है उसको बोला जाता है शटलर, है ना। अच्छा, बैडमिंटन का एक और नाम भी है ना, इसका नाम है चिड़िया बैट, है ना, चिड़िया बैट ये इसका नाम है। तो याद रखेंगे आप यहाँ से ये सब बात भी। अच्छा, अगर थोड़ा जानकारी आपको अगर हम दें और, तो बैडमिंटन खेल से संबंधित प्रमुख शब्द जो होता है उसे बहुत सवाल पूछता रहता है कि यह शब्द किससे संबंधित है। तो बैडमिंटन से जितने भी शब्द इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, उसको थोड़ा सा हम बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं। आप लिख के नोट करिए, याद करिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, बैडमिंटन से सबसे पहले शुरुआत रखिएगा कैरी, है ना, सॉरी कैरी तो बाद में आएगा। एक होता है एली,
है ना। यहाँ पे याद रखेंगे आप एली, बोल ही देते हैं, लिखना बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए याद रखेंगे आप एली, कैरी, क्लियर, कोट। क्या बोले, एली, कैरी, क्लियर, कोट। एक होता है ड्राइव, एक होता है ड्रॉप, एक होता है ड्राइव, एक होता है ड्रॉप। एक याद रखेंगे आप कोट, कोट भी संबंधित है ना। एक याद रखेंगे आप, आपको हो गया ये स्मैश, स्मैश भी इसी संबंधित बहुत बढ़िया फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। एक होता है बेस लाइन, बेस लाइन भी इसी का वर्ड है, बेस लाइन, ठीक है। इसके अलावा आपको हाँ यही सब होता है, रैकेट होता है एक यही सब होता है, ठीक ना। तो याद रखेंगे आप ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है एंकर। देखिए वही क्वेश्चन जो बोल रहे थे वही क्वेश्चन आ गया अभी, है ना। एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है, मतलब किस खेल में होता है। अब आगे ना शब्दावली बोला बताए थे उसका। तो एंकर शब्दावली जो प्रयोग होता है वो होता है रिले रेस में। रिले रेस जो खेल होता है उसमें होता है एंकर शब्दावली का प्रयोग। कभी देखते होंगे मोबाइल वगैरह में, आजकल सोशल मीडिया के जमाना आ गया है, उसमें देखते होंगे एक आदमी इसी तरह से, जैसे मान लीजिए गोला है ना, इस तरह से इसका लिमिटेशन बढ़ा हुआ रहता है यहाँ तक। एक आदमी यहाँ से भाग के यहाँ पे जाएगा, उसको कुछ देगा थी कागज टाइप का, डंडा टाइप का, फिर यहाँ से ये दूसरा आदमी भागेगा, फिर इसको ये देगा, फिर यहाँ से भागेगा, फिर यहाँ भागेगा, ठीक है। वो होता है रिले रेस, ठीक ना, रिले रेस होता है वो। तो रिले रेस में एंकर जो होता है ना, एंकर जो होता है जो सबसे पीछे होता है, जो सबसे मेन भूमिका निभाता है, सबसे पिछला आदमी को बोलते हैं एंकर। चलिए और जो देता है ना, जिस तरह से देखते होंगे इस तरह से रहता है, मुड़ा फोल्डन कागनियन या कुछ रहता है, उसको बैटन, बैटन बोलते हैं, बैटन। चलिए अच्छा, इसी में आता है एक ऑप्शन में दिया हुआ है जैवलिन, जिसको भाला फेंक कहते हैं। जैवलिन थ्रो में आजकल इंडिया का बहुत फेमस नाम किया हुआ कौन, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा बहुत फेमस नाम किया हुआ, कई बार गोल्ड जीता है ना। इसमें रखेंगे अभी जो ओलंपिक खेल हुआ है पेरिस फ्रांस में, उसमें दूसरे स्थान पर आए थे, उनको सिल्वर प्राप्त हुआ था। हालांकि पूरा दुनिया सोच रहा था कि गोल्ड मेडल जीत ही लेगा, हम लोग भारतीय तो सोच रहे थे, लेकिन उनको सिल्वर, गोल्ड नहीं सिल्वर मिला था। तो सिल्वर किसके कारण से मिला था, पाकिस्तान के एगो था अरशद नदीम, वही जो है फेंक दिया था उससे अधिक 92.97 मीटर फेंक दिया था वो, ठीक ना, भाला। तो वो पहले स्थान पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीत गया था। तो हमारे नीरज चोपड़ा साहब जो है अथी से ही संतुष्ट करना पड़ गया उनको, सिल्वर जीते थे वो, ठीक ना। तो याद रखिएगा ये संबंधित है किससे, इससे। अच्छा एक याद रखना इसमें, किशोर जेना। किशोर जेना जैवलिन थ्रो के भारत के उभरते खिलाड़ी है ना, याद रखेंगे इसको। किशोर जेना का किस खेल से संबंधित है, तो जैवलिन थ्रो से। और एक जो बहुत फेमस यहाँ सवाल बनता है वो है ये नवदीप सिंह का। नवदीप सिंह पैरा एथलीट, पैरा जैवलिन थ्रो में जो है ना जीते थे गोल्ड मेडल। आप इसका फेमस बहुत वीडियो वायरल हुआ था, जैसे भाला फेंक के माँ की करके कथी गाली दे के आया था वो, है ना। शुभंकर मिश्रा के शो में भी आया तो बोला था, बहुत सारा बातचीत हुआ है। तो नवदीप सिंह पैरा एथलीट है ना, ध्यान रखिएगा। वो भी पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, और आजकल उसको भारत सरकार जो है अर्जुन अवार्ड दिया है। तो और भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप रखेंगे नवदीप सिंह अर्जुन अवार्डेड पर्सन, है ना। और विनर किसका है, गोल्ड मेडल फ्रॉम पेरिस ओलंपिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। देखो ये सवाल क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति किस खेल संबंधित है, थोड़ा सा ये सवाल आज का सवाल पूछते रहता है। और देखो ये चेन मेंग कहाँ के है, चीन के है, लेकिन पूछ दिया है चूंकि गोल्ड मेडल जीती है ये, ठीक है। तो याद रखेंगे चेन मेंग जो है चीन के खिलाड़ी है और टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। टेबल टेनिस के खिलाड़ी है चेन मेंग, और चीन के है, स्वर्ण पदक जीती थी, इसलिए पूछ दिया हुआ है, ठीक ना। याद रखेंगे शरथ कमल भारत के बहुत टेबल टेनिस के फेमस खिलाड़ी है। याद रखेंगे शरथ कमल कहाँ के है, इंडियन प्लेयर है, ठीक ना। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा, देखो किरचॉफ महोदय जो है 2 नियम दिया है, एक दिया है धारा का नियम और एक दिया है वोल्टता का नियम, ठीक है। तो जो धारा का नियम है वो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, किरचॉफ का नियम धारा, अच्छा पहले वही दिया है, किरचॉफ का धारा नियम के संरक्षण पर आधारित है। मतलब किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो याद रखेंगे किरचॉफ का धारा नियम जो संरक्षित है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है।
किरचॉफ का धारा नियम या बोल सकते हैं पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का दूसरा नियम जिसको बोलते हैं वोल्टता का नियम या वोल्ट का नियम या बोल सकते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, थोड़ा बता देते हैं कि दोनों नियम क्या था। किरचॉफ का पहला नियम, ठीक है, जिसको कहते हैं धारा का नियम, वो ये था ना कि एक नोड में प्रवेश करने वाले सभी आवेश, एक नोड में प्रवेश करने वाले सभी आवेश और उससे निकलने वाले सभी आवेश का योग जो है 0 होता है। ठीक ना, एक नोड से प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले सभी आवेश का योग 0 होता है। ये था पहला नियम जिसको बोलते हैं धारा का नियम। और दूसरा नियम जिसको बोलते हैं वोल्टता का नियम, उसमें ये है कि एक लूप के चारों, जैसे मान लीजिए कोई लूप है ना, तो लूप के चारों ओर जितना भी धारा वोल्ट होगा है ना, उसका योग जो होगा ना वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे दोनों नियम को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 में। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने शुरू किया था। फिट इंडिया जो होता है, फिट एप्लीकेशन जो शुरू किया कौन किया, खेल मंत्रालय शुरू किया है, खेल मंत्रालय है ना। तो आगे ये सब तो क्वेश्चन थी उस समय, करंट अफेयर बढ़िया था है ना। अच्छा याद रखेंगे, फिट इंडिया जब शुरू किया गया था इसमें एक नारा दिया गया था है ना कि शरीर फिट है तो दिमाग हिट है, शरीर फिट है तो दिमाग हिट है, ये नारा दिया गया था। तो याद रख लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन का साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो राजधानी तो इसका ऑफिशियली कन्नौज था है ना, लेकिन इसका राजधानी थानेसर भी था पहले। लेकिन हर्षवर्धन अगर पूछेगा तो कन्नौज ही करना है, थानेसर नहीं करना है। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा भी ना तो कन्नौज ही करना है। इसका कारण बताते हैं, देखो है ना। आइए हर्षवर्धन के थोड़ा सा बखिया उधेड़ा जाए है ना, इसके बारे में क्या क्या, बहुत सारा सवाल इससे बनते रहता है, बहुत सारा एग्जाम पूछता रहता है। देखो हर्षवर्धन जो है ना, वर्धन वंश के सबसे प्रतापी शासक हुआ था। वर्धन वंश को ही कहते हैं पुष्यभूति वंश है ना। तो आप रखेंगे वर्धन वंश को ही कहते हैं पुष्यभूति वंश है ना, क्योंकि इसका संस्थापक था पुष्यभूति वर्धन है ना। ये पुष्यभूति वर्धन इसका संस्थापक था, वर्धन वंश के है ना। वर्धन वंश के संस्थापक या पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं, पुष्यभूति वर्धन था। ठीक ना, ये कहाँ पे था, तो ये था आपको, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया आपका मार्कर भी खत्म हो रहा है। देखिए जिसको बोलते हैं आप पूर्वी पंजाब है ना, पूर्वी पंजाब बोलते हैं है ना, या बोल सकते हैं आप हरियाणा। हरियाणा के क्षेत्र में उस समय तक, हरियाणा के क्षेत्र में उस समय तक गुप्त साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी था ना वो बहुत कमजोर पड़ गया था। तो इसी गुप्त साम्राज्य के कमजोर पड़ने के कारण पुष्यभूति वर्धन जो है ना हरियाणा या पूर्वी पंजाब के क्षेत्र में जो है अपने एक स्थापना नवीन राज्य बनाया था, जिसका नाम रखा गया वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। ठीक है, आप देखेंगे आप है ना। और हरियाणा में ही एक जगह है थानेसर, तो यहाँ बनाया था अपना राजधानी। तो आप देखेंगे वर्धन वंश के पहले राजधानी कहाँ पे था, थानेसर में था। ठीक है, पुष्यभूति वर्धन के बाद जो है इसका जो शासक बना वो बना प्रभाकर वर्धन। वो बना कौन, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन को माना जाता है इसका द्वितीय संस्थापक, वर्धन वंश द्वितीय संस्थापक कौन, प्रभाकर वर्धन। ठीक ना, प्रभाकर वर्धन एगो नीति अपनाया था जिसको बोलते हैं वैवाहिक नीति। अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, बढ़ाने के लिए वैवाहिक नीति अपनाया था कौन, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन से बात करते, प्रभाकर वर्धन के 3 संतान था। ठीक है, पहला का नाम था राजश्री, ठीक है, राजश्री। दूसरा का नाम था प्रभाकर वर्धन हो गया, राजश्री हो गया, राजवर्धन हो गया, राजवर्धन और हर्षवर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन, ये तीनों इसका संतान था। तो ध्यान रखिए
जब ये वैवाहिक संबंध स्थापित किया था ना, जब ये वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, तो कन्नौज में उस समय राजा था मौखरी वंश का। कन्नौज उस समय राजा इसका था मौखरी वंश का, और मौखरी वंश के जो राजकुमार थे वो थे ग्रह वर्मा। वो थे कौन? ग्रह वर्मा या ग्रह वर्मन लिख लेगा कहीं कहीं पे। तो इसी ग्रह वर्मा से राजश्री के शादी करवाया था, ग्रह वर्मा से शादी करवाया था। और इसी ग्रह वर्मा का राजधानी कहाँ पे था? कन्नौज। अब देखो कैसे कहानी आगे बढ़ता है। अब इसका राजधानी है थानेसर, और इसका जो लड़की था उसका शादी, इसका जो लड़की है उसका राजधानी जो कहाँ है? कन्नौज। कैसे कैसे यहाँ पे इसका राजधानी ट्रांसफर हो गया देखिए। उसी समय जो है ना, बंगाल में एक गौड़ शासक हुआ करता था। बंगाल में एक गौड़ शासक हुआ करता था जिसका नाम था शशांक। शशांक का नाम भी आपको याद रखना है अच्छे से। बौद्धि वृक्ष जो बोध गया में था, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको बौद्धि वृक्ष कहते हैं, उस बौद्धि जो ओरिजिनल बौद्धि वृक्ष था ना, अभी तो काट दिया गया उसको, अभी दूसरा वृक्ष लगाया हुआ है। तो ओरिजिनल जो बौद्धि वृक्ष था उसको कटवा दिया था यही शशांक। शशांक कटवा दिया था उस बौद्धि वृक्ष को, है ना, क्योंकि ये शांकर का उपासक था, शैव का उपासक था, तो बुद्ध भगवान के अति को कटवा दिया था ये। तो उस समय बंगाल में था गौड़ शासक शशांक, और उसी समय मालवा के शासक था देवगुप्त। कहां सोते जाइएगा। तो शशांक और देवगुप्त मिलकर क्या किया ना, ये दोनों मिलकर जो है ना अटैक कर दिया ग्रह वर्मा पे, मतलब मौखरी वंश पे। ये दोनों क्या किया? अटैक कर दिया इस पे, और ग्रह वर्मा को मार दिया। अब ग्रह वर्मा को मार दिया, और इसकी जो बेटी थी, मतलब पत्नी थी राजश्री, उसको क्या किया? कैद कर लिया, उसको कैद कर लिया। अब जब यहाँ से बात चला तो राज्यवर्धन उस समय तक यहाँ पे राजा बन चुका था। उस समय तक राजा बन चुका था कौन? राज्यवर्धन। जब पता चला इसके बारे में, राज्यवर्धन को पता चला इसके बारे में कि हमारे मतलब जीजवा को जो है मार दिया गया, हमारे बहन को किडनैप कर मतलब कैद कर लिया गया है, तो एकदम गुस्सा से पागल बोले, ये आगे बढ़ा कि मार ही देंगे दोनों को। तो ये अटैक कर दिया इस दोनों पे। तो पहले अटैक किया ये देवगुप्त पे, और देवगुप्त को तो मार ही दिया, देवगुप्त को मार दिया। लेकिन शशांक होशियार था, शशांक पर जैसे आक्रमण किया तो आक्रमण नहीं किया, ये संधि कर लिया, और इसको बोल सकते हैं कि इसको बोलते हैं कि धोखे से, है ना, इसको धोखे से जो है ना शशांक जो है इसको मार दिया राज्यवर्धन को। मतलब दोस्ती किया लेकिन धोखे से मार दिया राज्यवर्धन को, है ना। अब जब ये बात पता चला इसको, है ना, याद रखेंगे हर्षवर्धन जो है ना 591 ईस्वी में पैदा हुआ था, और 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था। मतलब कि वही 15-16 वर्ष के आसपास में, 16 वर्ष में देता है। तो 606 ईस्वी में जैसे पता चला कि मेरा भाई जो है मरा गया है, तो ये गद्दी पर बैठा, तुरंत से एकदम शपथ ग्रहण कर लिया, शपथ ग्रहण कर लिया कि हमको जो है ना शशांक को मारना ही है। ये अटैक कर दिया किस पे? शशांक पे, जो गौड़ वंश का शासक था बंगाल में, ठीक ना। अब जो अटैक किया, है ना, तो सबसे पहले तो पता लगाया कि मेरी बहन कहाँ है ना। तो रास्ते में इसको पता लगा, है ना, रास्ते में जब जा रहा था ना तो पता चला कि आपका हरियाणा सीधा हरियाणा जब आगे आएगा तो पहले मिलेगा असम, ठीक है। तो असम में उस समय जो शासक था वो था दिवाकर वर्मन। तो असम के शासक था दिवाकर वर्मन, है ना। असम का शासक कौन था? दिवाकर वर्मन। और उस समय असम को बोला जाता था कामरूप। तो कामरूप याद रखेंगे, असम याद रखेंगे, ठीक है। और दिवाकर वर्मन के एक गुप्त दूत था जिसको बोलते हैं हंस बेग, सब पता रखना है। तो हंस बेग जो है ना, जैसे आप कभी रामायण देखे होंगे ना, तो रामायण में सुग्रीव देखा था दूरिये से कि कोई लगता है तो शत्रु आ रहा है ना। तो अपने दूत हनुमान को भेजा कि देखो कौन शत्रु आ रहा है। तो हनुमान राम जी से दोस्ती कर लिए थे, उनके बारे में बताए थे। उसी प्रकार से कहानी यहाँ भी हुआ। जब हर्षवर्धन अटैक करने जा रहा था ना, तो हर्षवर्धन अपने दिवाकर वर्मा अपने दूत को भेजा हंस बेग, लेकिन हंस बेग जो हनुमान का काम किया और इससे दोस्ती करवा दिया दोनों को। तो हंस बेग और दिवाकर वर्मन दोस्ती हो गया किससे? हर्षवर्धन से, है ना। अब जब इस दोनों में दोस्ती हो गया ना, तो ये आगे बढ़ा इसका काफिला, है ना, आगे बढ़ा। और जब पहुंचा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के पास। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, आपको अभी बहुत फेमस जगह है वो, है ना, जिसको बोलते हैं आप क्या जिसको बोलते हैं आप क्या, उसका नाम मंडी, हाँ, है ना, मंडी।
मंडी में इसको सूचना मिलता है, मंडी में इसको सूचना मिलता है ना कि तुम्हारी बहन जो है कैद में नहीं, उसको छोड़ दिया गया है, और छोड़ दिया गया है ना तो ये चल गई है, मतलब कि राजश्री चल गई है कहाँ पे, ये चल गई है विंध्य पर्वत पर, ये चल गई है कहाँ पे, विंध्य पर्वत पर सती होने के लिए। मतलब कि पहले सती पता था ना, तो जल के बम बनने में चल गई थी, सती होने चल गई थी। ये समाचार जब मिला इसको, किसको, मंडी से मिला किसको, तो ये जो है उसको किसी तरह से खोज के लाया, और खोजने में जो हेल्प किया था ना, तो वह रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो किया था दिवाकर, है ना। तो यही दिवाकर जो है ये खोजने में इसको हेल्प, दिवाकर वर्मा। तो याद रखेंगे यहाँ से ये सब कहानी में था। अब जब इसको खोज के लाया तो सती नहीं हुई थी। अब देखिए क्या घटना हुआ, कनौज जो राजा था ग्रह वर्मा तो मर गया था, उसको तो मार दिया गया था, तो यहाँ पे इसका कोई संतान नहीं था। अब जो संतान नहीं था तो यही हर्षवर्धन जो है, यही हर्षवर्धन कन्नौज में, कन्नौज के मंत्री और उसकी जो बहन थी राजश्री, उस दोनों से मिल करके, मतलब कि संधि कर करके, है ना, वहाँ पे राजधानी बना लिया, वहीं पे कन्नौज में ही। तो कन्नौज में हो गया अब मेन राजधानी, ठीक ना, और हालांकि वहाँ से पूरा देखभाल करा था। तो ऐसे ऐसे राजधानी इसका कन्नौज हो गया। तो हर्षवर्धन का राजधानी कहाँ पे, कन्नौज ही था। लेकिन पहले का राजधानी पूछेगा वर्धन वंश के या प्रभाकर वर्धन के, तो कहाँ पूछ जाएगा, थानेसर। तो दोनों राजधानी है, तो इसको याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया इसके बाद। हाँ, अब कहाँ पे आ जाए, आगे क्वेश्चन नंबर 10 में है कि किस कंपनी ने वर्ष 1983 ईस्वी में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया। कौन सा कंपनी था जो 1983 ईस्वी में ह्यूमुलिन का विक्रय मतलब बेचना शुरू किया। ये बायोलॉजी हम पढ़ाते हैं तो 12th का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, 12th में पढ़ने के लिए है। बताइए तो जो नहीं पढ़ा होगा कभी जान पाएगा कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, उसको पता भी नहीं चलेगा बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। देखिए हुआ ये था ना कि एली लिली नाम की कंपनी था, एक अमेरिकी कंपनी है। तो एली लिली कंपनी जो है ना एक बनाया था एबी श्रृंखला नाम के बनाया था एक, ये प्लाज्मिड डीएनए, है ना। प्लाज्मिड कैसे लिखें, मिटाना पड़ेगा। एली लिली नाम की अमेरिकी कंपनी जो है ना बनाया था प्लाज्मिड डीएनए, है ना। और उस समय इसका बड़ा ही महत्व था। एबी श्रृंखला नाम के, है ना, क्या बनाया था, प्लाज्मिड डीएनए, और इसको डाल देता था कहाँ पे, ई कोलाई बैक्टीरिया में, ठीक ना, ई कोलाई बैक्टीरिया में। और इस ई कोलाई बैक्टीरिया से निकलता था क्या, इंसुलिन। उस समय तक मतलब कि 1983 ईस्वी तक मार्केट में इंसुलिन के दवा का बहुत डिमांड था, है ना। तो इसी इंसुलिन के दवा के खोज के लिए बनाया गया था ये भी श्रृंखला नाम के प्लाज्मिड डीएनए, जो ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल के निकाला था। बनाया था कौन, ये एली लिली कंपनी, ठीक है। तो इसी को बनना शुरू किया था ये, है ना। अब रखेंगे आप क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। प्रॉमिस्ड लैंड तो बहुत फेमस बुक है ना। इसका राइटर कौन था, प्रॉमिस्ड लैंड, बराक ओबामा के प्रॉमिस्ड लैंड हो गया, है ना। एक और था माय फादर, ड्रीम ऑफ माय फादर, ये भी बुक उन्हीं का था। एक और उनकी पत्नी जो मिशेल ओबामा थी, उनका भी एक बहुत बढ़िया बुक था, पता है, बिकमिंग उनके वाइफ, मतलब कि मिशेल ओबामा का बुक का नाम था। याद रखेंगे, सब बढ़िया क्वेश्चन, कभी पूछा क्वेश्चन है, नाम हो गया है। अच्छा अभी जो यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बढ़िया फेमस बुक है ना। कभी कभी जो है ना कोई जो उतना नहीं जानता है उसके बारे में बोलता है कि तुलना कर देता है ट्रंप का मोदी से। भाई ट्रंप बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख है ना। हालांकि मूर्ख तो मोदी जी भी नहीं है ना, लेकिन ये बहुत धूर्त किस्म के आदमी है, ऐसा हमको लगता है। बाकी बात सब सही है ना। लेकिन अनपढ़ तो है, ये तो बात है, स्पष्ट है बात मोदी जी। लेकिन ट्रंप बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सारा बुक लिखा है, कभी देखिएगा जाके उसका, है ना, बहुत सारा बुक लिखा हुआ है ना। तो कुछ बुक उसका पूछा हुआ भी एग्जाम में, तो याद रखेंगे। उसका कुछ बुक हम बोल देते हैं, ठीक ना। देखो एक तो उसका ऑडेसिटी ऑफ होप कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ऑडेसिटी ऑफ होप किसका है, तो डोनाल्ड ट्रम्प का लिखा हुआ है ऑडेसिटी ऑफ होप। और एक और बहुत फेमस उसका बुक है द आर्ट ऑफ डील, आर्ट ऑफ डील भी उसी का है ना। रखेंगे एक और बुक है द आर्ट ऑफ कमबैक, आर्ट ऑफ कमबैक भी उसी का बुक है। और एक क्वेश्चन आप पूछा हुआ था मिडास टच, मिडास टच भी उसका बुक है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है मिडास टच, है ना। तो ये सब आपको लोग याद रखना है। एक और बुक है उसका थिंक लाइक अ चैंपियन, और एक और बुक है इसी तरह का थिंक लाइक अ बिलियनियर। तो ये सभी बुक जो है उसी का है। एक और याद रखेंगे इनॉग्रल एड्रेस, अभी नया बुक है इसको याद रखेंगे, इनॉग्रल एड्रेस पूछ सकता है। तो ये सब बुक जो है ट्रम्प का, वो बहुत सा बुक है लेकिन ये सब फेमस है। बताइए इतना बुक लिखा हुआ है तो अनपढ़ थोड़ी होगा, बहुत पढ़ा लिखा हुआ इंसान है वो, है ना। बोल देता है भले कभी कभी ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सोनार का पूर्ण रूप क्या है। सोनार, हाँ देखो दो होता है, एक होता है सोनार और एक होता है रडार, है ना। एक है सोनार और एक होता है रडार, है ना। सोनार होता है साउंड, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है सोनार का फुल फॉर्म, है ना। अगर पानी के अंदर में कोई चीज कहाँ पे उसका कितना दूर है या कितना गड्ढा है या कितना कहीं पे कोई वस्तु कितना दूर गया हुआ है तो उसका पता लगाने के लिए करते हैं किसका, सोनार का प्रयोग, है ना। पानी में कोई वस्तु डूबा हुआ है तो कहाँ पे कितना दूर में पता लगा सकते हैं, उसमें कितना स्पीड आता है उसका पता लगा सकते हैं, है ना। तो ये सब काम के लिए होता है किसका प्रयोग, सोनार का प्रयोग। एक होता है प्रयोग रडार का, अगर वायु में कुछ चीज कहाँ पे है, जैसे हम बोलते चंद्रमा यहाँ से कितना दूर है ना, कोई वायु उड़ रहा है यहाँ से बहुत दूर पर, तो कितना दूर में उड़ रहा है उसका रेंज क्या है, तो उसका पता लगाते हैं किसे, रडार से, है ना। तो रडार हो गया, सोनार हो गया पानी के लिए, रडार हो गया वायुमंडल के लिए। रडार का प्रयोग क्या होता है, रेडियो, रेडियो डिटेक्शन, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है। रडार हो गया, रडार हो गया सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 13 में रीजनिंग है, देख लीजिएगा। 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि कौन धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। धातु जो है मिनीमाता रोग किससे होता है, पारा से होता है, सबको पता है, मरकरी से, है ना। मिथाइल मरकरी बन जाता है तो इससे होता है क्या, मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग कोई रोग अथी ये शहर के नाम से पड़ा है ना। क्या होता है ना, जापान में एक शहर है ना मिनीमाता, और वहीं पे एक इंडस्ट्री उद्योग था जिसमें पारा का काम हो रहा था। तो वही पारा जो है वहाँ से किसी तरह से चल गया समुद्र में पिघल के, या किसी तरह का चल गया समुद्र में, है ना। और समुद्र की मछलियाँ जो है उस पारा को खा गई, और वही मछली को खा लिया, फिर इंसान खाया, तो वही मछली के थ्रू आ गया इंसान के शरीर में पारा आ गया, और उसी से बीमारी हो गया, मरने लगा। उसी को बोलते हैं मिनीमाता रोग, ठीक है। याद रखिएगा मिनीमाता रोग जो होता है ना, इससे मस्तिष्क जो ब्रेन जो है ना वो खराब हो जाता है, इसे इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है। इससे याद रखेंगे, इससे क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है। ओके, हाँ अच्छा। एक ऑप्शन दिया हुआ कैडमियम, याद रखेंगे कैडमियम से होता है क्या, गुल्ली खराब हो जाएगा आपका, गुल्ली समझते हैं ना, गुल्ली, है ना। याद रखिएगा, है ना। क्या खराब हो जाएगा, गुल्ली, गुल्ली मतलब गुर्दा और लीवर दोनों खराब होता है कैडमियम से, याद रखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, कैडमियम से क्या खराब होगा, गुल्ली, गुर्दा और लीवर। एक है आर्सेनिक, आर्सेनिक से होता है कैंसर जैसा भयानक बीमारी, और चर्म रोग भी होता है, रखेंगे कैडमियम से कैंसर, आर्सेनिक से चर्म रोग और कैंसर। और एक ऑप्शन दिया हुआ सीसा, सीसा से अनीमिया होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में रीजनिंग है, देख लीजिएगा। 16 नंबर में आते हैं। 16 नंबर में है गांधार शैली समन्वय है। तो गांधार शैली किस किस देश का समन्वय है या किस किस का समन्वय है। गांधार शैली का जो प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब उत्पत्ति हुई है, वो हुआ है भारतीय और यूनान, मतलब ग्रीक देश के दोनों को मिला करके कला को जोड़ा गया है, तब हम उसको बोलते हैं गांधार शैली, है ना, गांधार शैली। और ये पहली बार शुरू हुआ था कनिष्क के शासनकाल में आया था। कनिष्क समझते हैं ना, 1 ईस्वी के आसपास जो है ना कनिष्क का शासन था, है ना। कनिष्क ही वो आदमी है जो चलाया था 78 ईस्वी में ये क्या, शक संवत, और वही शक संवत को आज हम हिंदी पंचांग वाले फॉलो करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है शक संवत का, ठीक है। आज 78 ईस्वी में
शुरू किया था ये। और आप आगे आते हैं थोड़ा सा कहाँ पे कनिष्क कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, कनिष्क के बारे में, है ना। अच्छा आते हैं गांधार शैली जो शुरू हुआ किसके कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ था वही कनिष्क के कार्यकाल में। उसी समय एक शैली और बना था जिसको बोलते हैं मथुरा कला शैली या मथुरा शैली, है ना। तो गांधार शैली हो गया, गांधार शैली हो गया, और एक हो गया मथुरा शैली, ठीक है। तो याद रखेंगे गांधार शैली में जो है ना ग्रे बलुआ पत्थर, मंदिर बनाने के लिए ग्रे बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। गांधार शैली में ग्रे बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था, जबकि मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था मथुरा शैली में, है ना। और दोनों शैली से मंदिर बनाए जाते थे। याद रखेंगे ये भारतीय, पूर्ण रूप से भारतीय मथुरा में, ठीक है। हाँ, और ये तो बात किसका था, कनिष्क के, है ना। कनिष्क, है ना, ये 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक मतलब शासन किए थे, है ना। 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक। और बात करते हैं कनिष्क में थोड़ा सा। तो कनिष्क जो है ना 2 शहर बसाया है जो बहुत बार पूछा हुआ है। एक तो है सिरकप, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सिरकप शहर की स्थापना किसने करा था, सिरकप, तो ये क्या था, वही कनिष्क। ये तक्षशिला में पड़ता है, तक्षशिला में वो सिरकप शहर की स्थापना किए थे, है ना। और एक अपने नाम से ही शुरू किया था कनिष्कपुर, कनिष्कपुर ये कश्मीर में है, ठीक है। तो दोनों शहर की स्थापना किया था कनिष्क ही, ठीक है, रखेंगे, ठीक है। और उसकी राजधानी जो था वो था पुरुषपुर। राजधानी कहाँ पे था, पुरुषपुर इसका राजधानी था, ये भी पूछता है, ठीक है। इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखेंगे। इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, जिसमें महायान को अंतिम रूप दे दिया गया। ये बात को आपको याद रखना है अच्छे से। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क शासन काल में हुआ था, कहाँ पे, कश्मीर में, कश्मीर में हुआ था, जिसमें महायान को अंतिम रूप दे दिया गया था, है ना। इसके अध्यक्ष थे कौन इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे आपको कौन, वसुमित्र। हाँ, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे कौन, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक ना। ध्यान रखना है, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। यहीं से याद रखना है आपको इस बात भी कि कनिष्क के दरबार में बहुत सारा कवि थे, या मतलब कि सब मिला के जो विद्वान थे रहते थे। आज कैसे अश्वपरनाच, ये ट्रिक है, अश्वपरनाच, है ना। अश्व से यही हो जाएगा अश्वघोष। आदत नहीं है, अश्वघोष बहुत बढ़िया फेमस बुक है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है, बुद्ध चरित्र के बारे में। तो बुद्ध चरित्र लिखा कौन है, अभी अश्वघोष। तो अश्वघोष किसके दरबार में, कनिष्क दरबार में। फर्स्ट हो जाएगा पार्श्व, पार्श्व, है ना, यही पार्श्व था इसके दरबार में, है ना। नाच हो जाएगा नागार्जुन, नागार्जुन किसके दरबार का कवि था, दरबार में रहता था विद्वान। और चौथ हो जाएगा चरक, चरक जो क्या था, चिकित्सा से संबंधित बहुत बड़ा विद्वान था। तो ये सब रहता था किसके, कनिष्क के दरबार में, है ना। अश्वघोष, पार्श्व, नागार्जुन और चरक। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से नोट करनी है, याद करनी है, जो भी करना है करिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि भारत की प्रथम सौर संचालित कपड़ा मिल कहाँ बनाया जाएगा, है ना। तो ये तो बनाया जाएगा कहाँ पे, परभनी। पनभरी हम बहुत पहले साथ इसके पनभरी बोलते हैं, परभनी होता है ना, महाराष्ट्र में पड़ता है ये, है ना। परभनी डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जाएगा। जय भवानी सहकारी मिल बनाया जाएगा, है ना। ये है कहाँ पे, पनभरी में है। अब देखेंगे सूती वस्त्र से संबंधित कुछ फैक्ट लाए हैं आपके लिए। देखिए सबसे पहली बार जो है सूती मिल जो बनाया गया था भारत में, बनाया गया था कलकत्ता में 1818 ईस्वी में। जो फेल कर गया वो नहीं सफल हो पाया। उसके बाद शुरू किया गया था 1851 ईस्वी में, है ना, बम्बई में। ये भी फेल हो गया, इसी ये भी नहीं सफल हो गया। तो लास्ट बना 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में बम्बई में काबस जी डाबर द्वारा स्थापित किया गया था पहली बार बॉम्बे में सूती मिल का फैक्ट्री। वो सफल हुआ था 1862 ईस्वी में, इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था। तो ये बात याद रखेंगे अच्छे से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में है कि चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, किस राज्य का है। चाय प्रोडक्शन में सबसे पहला स्थान है, सबसे अधिक कहाँ चाय होता है, असम में। असम में होता है सबसे अधिक चाय, ठीक ना, असम में। और दूसरा स्थान हो जाएगा कौन, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में चाय होता है बहुत बढ़िया, मतलब दार्जिलिंग जो होता है। अगर हम बात करें चाय के बारे में, चर्चा करें थोड़ा चाय पे, तो आइए शुरू करते हैं। चाय सबसे अधिक कहाँ पे, असम में। दूसरे स्थान पर बंगाल में, है ना। चाय के लिए वहाँ एक घाटी है ब्रह्मपुत्र में, जिसको बोलते, सॉरी, असम में घाटी है, वहाँ बहुत फेमस चाय होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र घाटी। तो ब्रह्मपुत्र घाटी चाय के लिए फेमस घाटी है ना। और वहीं पे एक है सुरमा घाटी, तो सुरमा घाटी भी चाय के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ से एक सवाल बहुत बढ़िया पूछता रहता है कि किस प्रकार के ये मतलब कि क्षेत्र में होता है चाय अधिकांश। आज रखेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है सबसे बढ़िया, और उपोष्ण कटिबंधीय में भी होता है। तो दोनों रखेंगे, उष्ण कटिबंधीय भी और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों में होता है। 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक इसको तापमान चाहिए, उपयुक्त तापमान होता है। और 150 से 250 डिग्री वर्ग सेंटीमीटर वर्षा इसको चाहिए चाय के पत्ते, चाय के लिए, चाय के बागवान के लिए, ठीक ना। तो ख्याल रखेंगे। इसके लिए प्रयुक्त जो सबसे अनुकूल मिट्टी है वो है दोमट मिट्टी, और इसके मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखने हैं, ठीक ना। और शुरुआत करते हैं, दक्षिण भारत में भी चाय होता है। दक्षिण भारत में कहाँ पे होता है, नीलगिरी क्षेत्र में होता है, नीलगिरी पहाड़ी पर। और वो होता है कार्डेमम के पहाड़ी, इसको बोलते हैं इलायची के पहाड़ी, उस क्षेत्र में भी चाय होता है, ठीक ठाक। तो आप याद रखेंगे। चाय में पाया जाता है क्या, कैफीन पाया जाता है और टीन पाया जाता है, ठीक ना। तो ये सब याद रखना है ना, ये सब याद रखिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है। नाभिकीय क्षय जो होता है ना, कोई नाभिक को रख देंगे तो हमेशा क्षय होता रहेगा। उसमें क्या क्या निकलता है, तो उसमें 3 प्रकार का किरण निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो सबसे पहले रखना है किसको, बीटा को। बीटा किरण में जो है ना जब निकलता है ना, तो उसमें जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, चारों को। तो पहले रखना है बीटा, फिर अल्फा और फिर गामा। बीटा, अल्फा और गामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। ये ओडिशा सरकार शुरू किया है सुमंगल पोर्टल शुरू किया है ओडिशा सरकार। तो आप याद रखेंगे सुमंगल, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि भारत में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। जल अधिनियम भारत में शुरू किया गया था 1974 ईस्वी में, ठीक है। जल अधिनियम 1974 में। वही बोलेगा पर्यावरण अधिनियम, तो पर्यावरण अधिनियम शुरू किया गया था 1986 ईस्वी में। वही बोलेगा वायु अधिनियम, तो शुरू किया गया था 1981 में, है ना। कौन 3 गो हो गया, 3 गो ना 74, है ना। कौन हो गया 74, 86 और 81 और 86। यहाँ पे 74 में जल अधिनियम, 81 में वायु अधिनियम और 86 में पर्यावरण अधिनियम। ये तीनों रखेंगे। जल अधिनियम 74 में, वायु अधिनियम 81 में और पर्यावरण अधिनियम 86 में, ठीक ना। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है ना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो मिला है किसको, गुलजार को, है ना। मिला कि वो गुलजार को, रामभद्र को मिला है। और उसमें मिला था कृष्णा सोबती को मिला था, कृष्णा सोबती जी को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी मिला है गुलजार को उर्दू में, और संस्कृत में मिला है रामभद्राचार्य को। अगर पहली बार बोलेगा सबसे पहले किसको मिला था, तो सबसे पहली बार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा के लिए 1965 में। तो यहाँ सवाल ये भी बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1965 में। पहली बार किसको मिला था, जी शंकर कुरूप को। और हिंदी पहली बार किसको मिला था, हिंदी पहली बार मिला था सुमित्रानंदन पंत को, चिदम्बरा पुस्तक के लिए, है ना। तो आप रखेंगे आप यहाँ से ये सब। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा अगला पार्ट में आएगा, बहुत लंबा रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि 33वें मतलब 2024 ओलंपिक कहाँ हुआ। तो सबको पता है
है ना। 24 में कहाँ पर था, अभी जो हुआ है फ्रांस में, पेरिस फ्रांस। आइए इससे संबंधित बात कर लेते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट टाइम है, तो 10 मिनट में कर लेते हैं बात। इतना क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा अगला क्वेश्चन, बाकी जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो ये शुरू करते हैं। देखिए हाँ, बात करते हैं ओलंपिक खेल के। जितना भी ओलंपिक खेल है ना, सब आप यहाँ पे सीख के जाएंगे एक बार में। ओलंपिक खेल देखो, इसका ट्रिक है, ट्रिक याद रखना है। जाफर की अम्मी बार बार गरमाया, गरमाया। जाफर की अम्मी बार बार गरमाया, गरमाया रखेंगे ग्रीष्मकालीन। मतलब कि ओलंपिक खेल को दो होता है, वो होता है ग्रीष्मकालीन, होता है शीतकालीन। तो ये जो ट्रिक है वो है ग्रीष्मकालीन का, ठीक है। याद रखेंगे इसे। 2022 में, 2022 में था जापान में, है ना। जाफर का था जापान, है ना। अच्छा, जा से रखना जापान, और यहाँ फ्रांस है फ्रांस, फ्रांस क्या हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। तो देखो सॉरी, ये 22 नहीं 20 है, जापान हो जाएगा 2020 में। और पता है आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है हमेशा 4 साल पर होता है, तो 4 साल जोड़ा जाना है सब में, 4 साल इन करके देखिए। अच्छा, पहले नाम से देते हैं, जापान, फर्स्ट हो जाएगा फ्रांस, अमी हो जाएगा क्या अमेरिका, और बार बार करना ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ये शहर, है ना। और गरमाया से तो होगा क्या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। कहाँ कहाँ पता देखो, 2020 में जापान में हुआ है, तो 24 में होगा फ्रांस में हो चुका है, 28 में कहाँ पे होगा अमेरिका में होगा, और 28 के बाद 32 में कहाँ पे होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 36 के लिए भारत अपना अर्जी दिया है कि हम करवाएंगे। देखिए आगे देखा हो सकता है भारत में भी हो जाए, है ना। तो आप रखेंगे इस तरह से ओलंपिक खेल रखना है। जाफर की अम्मी बार बार गरमाया, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिस्बेन, है ना। 20, 24, 28, 32, 36 में भारत में अर्जी दिया है। ये तो होगा ग्रीष्मकालीन। अगर रहेगा शीतकालीन तब तो रखना है इससे, रखना है बचाओ चीनी इटली, बचाओ चीनी इटली, फिर अम्मी, बस। इस ये हो गया ठंडी वाला, मतलब शीतकालीन वाला, शीतकालीन, है ना, शीतकालीन ओलंपिक। बचाओ चीनी इटली फिर अम्मी, मतलब क्या हो जाएगा प्योंगचांग में हुआ था 2018 में, 2022 में होगा, 26 में होगा, 26 4 30 में होगा, और 30 के बाद 34 में होगा, ठीक ना। देखिए तो 18 तो वो नहीं पूछेगा, बहुत पुराना हो चुका। प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में हुआ था, है ना। चीन में हो चुका है 2022 में, जो 23 में हुआ था, तो कोरोना के कारण 23 में हुआ था। 26 में होगा इटली के मिलान शहर में, है ना। फिर से फ्रांस होता है, 30 में फ्रांस में होगा, 34 में अमेरिका में होगा, ठीक है। फ्रांस के हो जाएगा कब का आल्प्स शहर में, और अमेरिका के साल्ट लेक शहर में होगा, साल्ट लेक शहर में, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है अच्छे से यहाँ से। अच्छा, बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम का। कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2022 में, कहाँ पे बर्मिंघम इंग्लैंड में, 2004 में हुआ था, 26 में होगा कहाँ पे। अच्छा, एक बढ़िया क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 26 में होगा कहाँ पे, ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पर पड़ता है, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में होगा। ध्यान रखिएगा इसमें 10 खेल ही शामिल है, 9 खेल को हटा दिया गया है। इसका कारण बताया गया है कि समय की कमी थी और पैसे की भी कमी है, इसलिए 10 खेल ही शामिल रहेंगे इस बार के कॉमनवेल्थ गेम जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा उसमें 2026 में, ठीक है। ये पहले प्रस्तावित था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बोला कि मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए वो नहीं कर दिया, मना कर दिया। तो उसको मना करने के बाद शुरू यहाँ पे होगा ग्लासगो में। और 26 के बाद 30 में, 30 में प्रस्तावित है कनाडा, हैमिल्टन में, कनाडा में, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे अच्छे से। और बात करें एशियन गेम, तो हुआ था पाकिस्तान में 24 में, और 26 में दूसरा में होगा, 24 में होगा जापान में, ठीक है। आगे बात करें भारत राष्ट्रीय खेल, तो हुआ था ये 2024 में हुआ उत्तराखंड में, ठीक ना। तो इस तरह से आप याद रखेंगे सारी बातों को। तो अभी तक तो हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन तक ही,
24 तक ये हुआ है ना। अगर तो क्वेश्चन जो बच गया है ना, उसको कर लेंगे पार्ट टू करके कर लेंगे उसमें, क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाता है, लंबा सेशन आपको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।